नया दौर स्पेशल में आज हमारे मेहमान शख्सियत मुल्क के मुमताज़ सियासतदान भी हैं, लेकिन आजकल क्योंकि ज़्यादा गुफ्तगू मुल्क की मईशत की हो रही है, तो मईशत से भी उनका बहुत गहरा ताल्लुक है। पाकिस्तान के कई बार साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेटर मोहम्मद इसाक डार साहब आज हमारे मेहमान हैं। मैं और रज़ा तो अक्सर लोगों से बात करते रहते हैं, लेकिन आज हमने अपनी महफ़िल में हमारे दोस्त शहबाज़ राना को भी मदऊ किया है। शहबाज़ राना की जो शोहरत है, वो मुल्क की मुआशी रिपोर्टिंग के हवाले से है। उनका अपना एक टीवी शो भी है और अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए भी लिखते हैं। लेकिन आज वो हमारे साथ एक दोस्त और एक सहाफ़ी दोस्त के तौर पर शरीक हैं। हमारे वो भी मेहमान हैं, लेकिन हम उनको भी शरीक गुफ्तगू रखेंगे। डार साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया वक़्त देने का। जी, अस्सलाम वालेकुम आप सब साथियों को एंड बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीयीन। आई एम हैप्पी टू जॉइन यू ऑल ऑफ यू जी, ऑल डियर फ्रेंड्स। डार साहब, मैं अगर शुरू कर सकूं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, जी। तो अगर मैं आज से शुरू करूं, आपने गालिबन आज की रिपोर्ट देखी होगी वर्ल्ड बैंक की। उसमें तो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो पिछले जो अंदाजे थे, उनसे भी डाउनग्रेड किया गया है। और इस साल तो खैर हम मनफी जीडीपी ग्रोथ में जा ही रहे हैं, लेकिन अगले साल के हवाले से जो सरकारी अंदाजे थे कि शायद हम किसी पॉजिटिव ग्रोथ में जा सकें, उसको भी एक तरह से उस पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के जो अंदाजे हैं वो ये हैं कि अगले साल भी हमारी कोई ग्रोथ नहीं हो सकेगी। और जनूबी एशिया का जो रीजन है, उसमें बाकी मुल्कों की तो पॉजिटिव ग्रोथ होगी, जिनमें यहाँ तक के भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल तक हैं, लेकिन हमारा हाल जो है वो बुरा होगा। तो आपकी क्योंकि पाकिस्तान की मईशत पर एक गहरी नज़र है, आप लोगों पे भी बहुत सारी तनकीदें होती थीं, और जब आपकी हुकूमत का आखिरी साल था तो बहुत से सेमिनार भी हो रहे थे मुल्क में कि किस तरीके से मुल्क की मईशत को जो खतरात हैं वो शायद ऐसे नहीं टलेंगे जब तक कि ये हुकूमत जाएगी। लेकिन आपके जाने के बाद आज जो 23 महीने में जो पाकिस्तान की मईशत के साथ हुआ है, तो क्या देख रहे हैं कि ये मुल्क की मईशत का हाल क्या होगा? देखिए सोलंकी साहब, बात यह है कि अभी टाइम गुजरने के साथ काफी क्लैरिटी आ चुकी है। और ये जो आपने खसूसन जीडीपी की बात की, वो सबसे इम्पोर्टेंट किसी कंट्री की मईशत का यही इंडिकेटर होता है, क्योंकि इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओवरऑल परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। और इससे आपकी मुल्क में तरक्की का पहिया, आपके मुल्क में लोगों की यानी खुशहाली, आपके मुल्क में फीकस आमदनी, आपके मुल्क में जो है ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब चीजें जो है, उसके साथ साथ मुल्क में गुर्बत के में कमी भी इसी आपकी जीडीपी ग्रोथ से होती है। यही वजह है कि दुनिया तमाम फोकस करती है इस इकोनॉमिक इंडिकेटर के ऊपर, क्योंकि ये सम टोटल है बहुत सी चीजों का। अब मैं तो कहूंगा मेन चीजों का ये सम टोटल है। अब ये क्या मुल्क की बदकिस्मती नहीं कि हम जब इतनी तनकीद कर रहे थे, हमारा नंबर तो 5.8 था, बहरहाल वो रिवाइज होता है और इस हुकूमत ने उसको रिवाइज करके 5.56 कर दिया। मुझे हमें कोई उसमें मसला नहीं है, लेकिन आप देखिए कि फ्रैक्शन, सिर्फ 1% की फ्रैक्शन में तब्दीली हुई अभी तक। वो 5.5 है और 5.5 बजाय 5.8 के आप उससे अंदाजा लगाएं कि अगला पहला ही साल मुस्लिम लीग नून के जाने के बाद जो नई हुकूमत आई, तो एक्चुअल जो ग्रोथ थी, को मैं समझता हूँ ये जानबूझ के ये गलत नंबर कौम को दिया गया है।
क्योंकि इतनी बड़ी उसमें कैलकुलेशन में वेरिएशन नहीं होती, फ्रैक्शन ऑफ 1% होती जरूर है, 0.0, 0.3, 0.2 इस तरह, लेकिन 1.9 का 3.3 बन जाना मेरे लिए, मैं पहले भी कंफ्यूज था कि ये जो मुल्की हालात हैं, जो अवामी मसाइल हैं, जो इंडिकेटर है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस और एग्रीकल्चर, ये लगता नहीं है 3.3 होगी, शायद आप साथियों को ज्यादा हो, लेकिन मैं ये श्योर था कि ये नंबर जो है ये, लेकिन मैं उसी को कोट करता था कि ऑफिशियल नंबर था। अब आप देखें कि करीबन 10 महीने डाउन द लाइन जाके आप मुल्क को ये बताया जाता है कि वो 3.3% नहीं, वो 1.9% है। दिस इज अ वेरी सीरियस मसला। अगर किसी और मुल्क में होता तो पता नहीं कई हेड्स रोल हो जाते। उसके बाद अब हुकूमत खुद कह रही है कि ये 0.38% होगी, ये जो अभी साल बंद होने जा रहा है 30 जून को, चंद दिनों में, और अगले साल ये फिर पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जब तक हम अपनी डायरेक्शन ठीक नहीं करेंगे, आपकी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ही नहीं मुल्क में हो रहे, आपके कोई इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं हो रहे, आपकी इंडस्ट्री बंद है, आपकी ट्रेड और जो बिजनेस कम्युनिटी है वो बिल्कुल इस वक्त स्टैंड स्टिल पे है। तो ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं, ये उसके बुनियाद पे जो वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि अगले साल भी नहीं होगा, मैं समझता हूं कि अनलेस हम कोई अपना रेवोल्यूशनरी किस्म के इकदाम करें और अपने जो अब तक जो ट्रेंड्स हैं 2 साल के उनको रिवर्स करके कोशिश करें उस तरफ, तो शायद हम अगले साल यानी 2021 में मंफी से बच जाएं। वरना जो उनकी प्रेडिक्शन है दैट इज बेस्ड ऑन 2 years परफॉर्मेंस, जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज और हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के साथ साथ हमारे जो फाइनेंशियल और जो मॉनेटरी और फिस्कल जो डाटा है वो यही इंडिकेट करेगा। किसी भी आपको देंगे कि जी अगले साल भी उम्मीद नहीं है पॉजिटिव होने का, तो ये बड़ा सीरियस मामला है। मैं समझता हूँ कि यानी हंगामी बुनियाद पे इसको हैंडल करना चाहिए, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इसी के साथ लिंक करते हैं। और ये क्या बदकिस्मती नहीं सोलंकी साहब कि हमारा 22,000 अरब का जीडीपी 34,000 अरब पे गया, और आज हम 2 साल में $51 बिलियन का जीडीपी का लॉस कर चुके हैं। अगर आप इसको डिवैल्यूएशन ड्रिवन कर्जों में इंक्रीज ले लें 25-30 बिलियन, और स्टॉक मार्केट की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन में 20-25 बिलियन का नुकसान हुआ है, अगर ये 3 नुकसान ले लें, पाकिस्तान की तारीख में आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी 47 से लेके अब तक कि जी 2 साल के अंदर आपने पाकिस्तान में करीबन इन 3 चीजों की मद में 18,000 अरब रुपए का नुकसान कर दिया। ये वो कर्जे लेने देने की बात नहीं हो रही, नुकसान की बात हो रही है। और 652 के बाद ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि पहली दफा 68 साल के बाद हमारी जीडीपी ग्रोथ मंफी में होगी, पहली दफा। और ये आपके सामने है। अब वेरी अनफॉर्चुनेट, पर हमें, मैंने जैसे अर्ज किया, हंगामी बुनियादों के ऊपर हमें इस एज ए कंट्री, एज ए नेशन, एज अ हुकूमत हमें इसको रिवर्स करना चाहिए, और हमें जितनी जल्दी हो सके इस भंवर से, इस क्वागमायर से बाहर निकलें। शहबाज। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, एक तो बड़ा अच्छा लगा आपको सुन के और आपसे बात करके बहुत अरसे के बाद। थैंक यू वेरी मच, आप आज अवेलेबल हैं बात करने के लिए। सर, जो सोलंकी साहब का बुनियादी सवाल था हमारा, आप देखें नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने -0.38% ग्रोथ अप्रूव कर दी, और अगले साल का जो टारगेट है वो एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 2.3% किया था, और गालबन कल नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में 2.2% अप्रूवल के लिए जा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा पाइड का और स्टेट बैंक का उसके ऊपर एतराज था। तो जो बुनियादी सवाल है, जब NAC ने अप्रूव किया हमारा प्रोविजनल ग्रोथ नंबर 0.38%, और वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है वो जो कल रिलीज हुई है वो अभी भी उसको -2.6% इस साल के लिए, और अगले साल फिर -0.2% डॉक्टर साहब उसको वो प्रोजेक्ट कर रहा है। तो ये इतना बड़ा जो एक मिसमैच है, एक तरफ सरकार के नंबर्स हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, वो ऑफिशियल नंबर है, उसके मुकाबले में अभी भी वर्ल्ड बैंक का जो नंबर वो देना -2.6% इस साल के लिए। आप क्या देख रहे हैं कि हम अभी भी लोगों को गलत बता रहे हैं, या जो वर्ल्ड बैंक की मेथोडोलॉजी है वो डिफरेंट है जिसकी वजह से नंबर ज्यादा बुरा आ रहा है? देखिए राणा साहब, मैं बड़ा क्लियर हूं कि ये जो गवर्नमेंट का नंबर 0.38% नेगेटिव ग्रोथ है करंट साल की, ये अंडरस्टेटेड है। उसकी वजह ये है कि जो बाकी चीजें जब आप सारी देखते हैं, जितने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, तो उसका सम टोटल भी 0.38 नहीं होता। शायद ये 2.2% जो वर्ल्ड बैंक है वो ज्यादा एग्जेजरेटेड हो,
लेकिन मेरी जाती राय में, मेरे पास तो सारा ऑब्वियसली सारा डाटा अवेलेबल नहीं है, आपको शायद ज्यादा एक्सेस हो, पर मेरा ख्याल है ये 1 से 1.5% कम से कम नेगेटिव ग्रोथ होगी इस साल। और उसके बेसिस के ऊपर जो अगले साल वो वर्ल्ड बैंक नेगेटिव कह रहा है, ये प्लस कह रहे हैं 2.3 फिर 2.2% जो आप फरमा रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि अगेन इट इज वन ऑफ द ऑप्टिमिस्टिक कह लें कि इनकी प्रोजेक्शन, नॉट बेस्ड ऑन रियलिटीज, नॉट बेस्ड ऑन 2 साल की परफॉर्मेंस, नॉट बेस्ड ऑन द करंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन द कंट्री। तो ये जो इनकी प्रोजेक्शन है ये मेरे नजदीक दोनों अनरियलिस्टिक है। इस साल की भी इनकी अनरियलिस्टिक है प्रोजेक्शन 0.38% नेगेटिव, मेरा ख्याल ये 1 से 1.5% होगा। आई डोंट नो कि आप क्या समझ रहे हैं। और अगले साल अनलेस, मैं फिर कह रहा हूँ, इनकलाबी तौर के ऊपर, हंगामी तौर के ऊपर हमने करेक्टिव एक्शन नहीं लिए तो हमारी जो नेगेटिव होगी ये पॉजिटिव नजर नहीं आ रही मुझे। सर, आपने 2 दफा रेवोल्यूशनरी स्टेप का जिक्र किया। अब मसला हमारा ये है कि आईएमएफ का प्रोग्राम टेक्निकली सस्पेंडेड है जनवरी-फरवरी 2020 से, और उसके रिवाइवल के लिए जो आईएमएफ की शराइत है अभी तक जो जराए से सामने आ रही है, ऑफिशियली आपको पता कोई वर्ड नहीं है, या फिर हमारे पास अप्रैल 2020 की आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई है उसकी आरपीआई के बाद जो उन्होंने एक रैपिड हमें फाइनेंशियल फैसिलिटी दी है $1.4 बिलियन की। प्राइमरी डेफिसिट आईएमएफ का मुतालबा है 0.4%, पाकिस्तान को वो अलाउ कर रहे हैं, और एफबीआर का वो टारगेट है वो बहुत स्टीप रख रहे हैं, 5.1 ट्रिलियन का वो कर रहे हैं, अभी उस पर बात चल रही है। तो जब हमारे पास फिस्कल स्पेस नहीं है तो ये जो रेवोल्यूशनरी स्टेप्स की आप बात कर रहे हैं, तो ये कौन से वो स्टेप्स होंगे इन द गिवन फ्रेमवर्क जहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट इतना आपका टाइट है और आपने नए रेवेन्यूज मेजर्स भी लेने हैं, तो ग्रोथ कहाँ से आएगी? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब आप इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे और आप पीएसटीपी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और एडीबी में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, और जाहिर है कि नहीं होगी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं आप तीनों साथियों के तवज्जुह से कम आप सारे बड़े सीनियर सहाफी हैं और आप एक्सपर्ट हैं अपनी अपनी फील्ड में, को पूछे ना इनको कि इन्होंने तो 8,000 बिलियन पे टैक्स लेके जाने थी कलेक्शन। अगर राणा साहब आज कलेक्शन जो है 8,000 भी छोड़ दें, हमारी एवरेज आपको याद है कि हम 1.946 से 3.85 ट्रिलियन पे गए, रफली 95% इन ग्रोथ, विच मीन सिंपल एवरेज 19% सालाना। और भाई ये वो तो करते ही, तो 23 साल के बाद पहला साल था मनूस जो इनका पहला साल था कि इन्होंने नेगेटिव ग्रोथ टैक्सेस कलेक्शन में भी की। तो वो जो बड़े बड़े बोल किधर हैं? देखें, बड़ा सिंपल है ये। आप जैसे आपने फरमाया कि ये तो इन्वेस्ट करेंगे, तो अगर आप इसी तरह ही रहेंगे कि आपकी आमदनी नहीं बढ़नी, आपके अखराजात में काबू नहीं आना, उनमें इजाफा होना है, तो फिर तो नेट वही है कि जो हमारा हाल हुआ पिछले साल। पहले साल में पाकिस्तान की तारीख में वन ऑफ द हाईएस्ट 8.9% फिस्कल डेफिसिट। अभी ये प्रोविजनल नंबर है, पता नहीं इसमें और शायद छोटी मोटी होगी, ऊपर को 9 से ऊपर ही जाए, और इस साल 10% की बात हो रही है। तो बात यह है जी कि हमारा काम जो है वो जो वादे थे, चले आप एक साल में कहते हैं डबल करेंगे, वो छोड़े यार, आप 20% तो 19-20% सालाना तो इंक्रीज करें। अगर वो नहीं होंगे तो आप बिल्कुल ठीक करें, फिर तो हम ऐसे डूम्स डे सिनेरियो फॉर फ्यूचर एज वेल। हमने अखराजात को काबू करना है, हमने अपने इंटरेस्ट रेट को काबू करना है। आप देखें राणा साहब और सोलंकी साहब और रूमी साहब के, आप देखें कि वही मुल्क, और राणा साहब की तो बड़ी गहरी नजर होती है, थी और है, कि वो मुल्क जो 1500 बिलियन पे अपना डेट सर्विसिंग कर रहा था, उस मुल्क की मॉनेटरी पॉलिसी का फेलियर जो है वो उसको 3300 रुपए ले गया। एक कोरोना ना आता तो ये कतन ये मामला इधर नहीं पहुंचना था। और मैं समझता हूं कि वो 13.25 भी आर्टिफिशियल रेट था, इट वाज नॉट रियलिस्टिक रेट उस पाकिस्तान, बल्कि ये उल्टा उसने इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए मुल्क में और तबाही की उस रेट ने। लेकिन चूंकि डिक्टेशन थी, डिवैल्यूएशन की भी डिक्टेशन थी, आज कुछ रुकी है, कुछ अदारों ने मेरी इत्तला के मुताबिक इनको जरा स्क्रू किया है कि भी व्हाट द हेल यू आर डूइंग। ये तो कोरोना आया तो 8.25 पे गए हैं, ये तो 4 फेजेस में मार्च 17 के बाद ये तो 4 फेजेस में यहाँ पहुंचे 8% पे। कोरोना ना आता तो अभी भी 11-12% मैक्सिमम पे होते। तो मैं समझता हूँ जी कि ये टोटल फेलियर है, ये हमें रिविजिट करनी पड़ेगी सारी पॉलिसीज। और राणा साहब ये ठीक कह रहे हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो फिर जीडीपी तो ग्रोथ आप भूल जाए। आई एग्री विद हिम। सोलंकी साहब, यहाँ से मैं थोड़ा सा डिस्कशन को आगे लेके चल सकता हूँ, इजाजत है आपकी? जी 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 प्लीज। डॉक्टर साहब, आप तो खबर दे गए हैं कि कुछ अदारों ने कुछ लोगों को स्क्रू किया है। ये गालबन आपका इशारा जो है, ये जो हॉट फॉरेन मनी पाकिस्तान में आई है, जो $3.6 अरब आई, और $3.7 राणा साहब, टोटल 3.7 आई और 3.1 जा चुकी है, 600 बिलियन रह गया।
$600 मिलियन आपके पास है। तो ये इसके ऊपर आप लंदन बैठे हुए हैं, वहां से भी बड़ा पैसा आया है और समंदर पार वहां से भी बड़ा आया है। थोड़ा सा आगे चले जाए, जब आप अटलांटिक क्रॉस करते हैं तो ये जो 2 जगहों से पैसा आया है वहां से, ये आपके ख्याल में पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी अट्रैक्टिव थी कि वहां से पैसा आ गया ऑटोमेटिकली, इतनी हमारी शानदार इकोनॉमी थी, या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो पैसा लाया गया फिर निकाला गया और उसको जो आप कुछ हमारे इदारे हैं जो सेंसिटिव हैं वो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं? नहीं वो अच्छा, थोड़ा करके मैं दोनों चीजें इसको भी कवर करता हूँ। मेरा वैसे मैं इशारा कहीं और था, मेरा इशारा डिवैल्यूएशन की तरफ था राणा साहब, कि ये तो पता नहीं इनके बस में होता, तो ये 175-80 पे लेके जा चुके होते। जो इनकी प्रोजेक्शन 30 जून 2021 की थी, वो मेरे पास प्रोजेक्शन है जो इन्होंने शेयर की हुई इंटरनेशनल इदारों में, आपके हमें मिल ही जाती हैं। जाहिर है कि इतने पुराने हम इस खिलाड़ी हैं इस मामलात में। तो इन्होंने जो प्रोजेक्शंस की हुई थी ना, कौम को तो कहते थे 10,000 कर्जा कम करेंगे, उधर कहते थे 43 ट्रिलियन पे लेके जाएंगे। अभी लेटेस्ट तो नंबर दिया 47 ट्रिलियन का है कि जी 24,000 से हम 47,000 ट्रिलियन पे लेके जाएंगे। जो पब्लिक डेट प्योर है, मैं लायबिलिटीज की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो तो स्टेट ने नहीं देनी, वो तो डिफरेंट यानी सब्जेक्ट है। तो ये जो डिवैल्यूएशन करवा रहे थे या जो स्लाइड करवा रहे थे, ये एक प्लान के तहत हो रहा था, एक डिक्टेशन के तहत हो रहा था। प्रोग्राम को उन्होंने टच करने से पहले अपना मेजर जो इंटरेस्ट रेट का और जो डिवैल्यूएशन का एजेंडा डिलीवर करवा लिया था इन लोगों से, और इनको नहीं करना चाहिए था मेरे नजदीक। मैं फ्रैंकली आई एम वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं तो भुगता हुआ हूँ। सबसे पहले तो इनको इस टॉपिक के ऊपर उनको आने नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमने जो प्रोग्राम किया था, राणा साहब आपको याद होगा ना, हमने डिवैल्यूएशन मानी थी। हमने कहा था हम नेट फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करें कि हमने हमारे गोल पोस्ट होंगे, क्या होंगे हमारे, और दूसरा हमारा रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो नेगेटिव नहीं होगा। यानी अगर इन्फ्लेशन 11 है तो हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो 1-1.5% पॉजिटिव होगा। तो ये बड़ा माकूल चीज थी। तो इन्होंने, मेरा इशारा उस तरफ था, तो इन्होंने वो एक तो पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले बहुत डिलीवर किया, उसके बाद फिर इन्होंने छोड़ा और 13.25 पे चले गए, उधर 167 पे ये जाके वापस आया था 150 पे, आपको याद होगा। वो उस पॉइंट पे स्क्रू की बात मैं कर रहा हूँ बाय द वे। ये तो दूसरा स्क्रू होगा अभी, ये जो आप कह रहे हैं ना हॉट मनी वाला स्क्रू, ये दूसरा टाइम स्क्रू होगा अगर हुआ। अभी हुआ नहीं प्रॉपर, लेकिन उस वक्त भी इंटरवेंशन हुई और फिर ये लोगों को पहले ही कहते जी हम तो मार्केट, भाई व्हाट मार्केट अपना ड्रिवन, आप तो इस फील्ड में है, ये मार्केट ड्रिवन रेट तो हमारे जो है ये तो है 1999 से, ये हम उससे पहले पैक थे। तो बात ये है कि इसका ये मतलब नहीं है कि चंद लूटर्स और चंद प्लंडरर्स, हैंडफुल ऑफ देम, वो पाकिस्तान की करेंसी को होस्टेज बना ले। ये तो हमें पता है ना जी कि हमारे एक्सपोर्ट्स प्लस रेमिटेंसेस माइनस इंपोर्ट्स, वी आर नेट ट्रेड डेफिसिट कंट्री। सो वी कैन नॉट लेट दीज फ्यू handful of people to take the country and the currency and the everything hostage, अपने करोड़ों और अरबों बनाने के लिए मुल्क को खरबों में डुबो दे। तो एक तो वो है हॉट मनी। मैं समझता हूँ कि आपने उसमें, मैंने देखा कि आपने आवाज उठाई है, उठानी चाहिए, ये कोई तुक नहीं था। और एक वजह जो ये पॉलिसी रेट नीचे ना लाने की थी कि ये जो ये गेस हो गया, फ्रैंकली मैं उसमें बहुत मोहतात रहना चाहता हूँ। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा कि किसी को कोई फायदा दिया गया या क्या है या क्या नहीं है, लेकिन ऐसे पाकिस्तानी में बात कर रहा हूँ कि 13.25% पे ये रेस करना, आपने फरमाया कि जी वो क्या पाकिस्तान इतना अट्रैक्टिव था। अगर इतना अट्रैक्टिव था तो अब क्या हो गया? कोरोना ही सबका अट्रैक्शन को लेके बैठ गया, ब्यूटी सारी खत्म हो गई है, तो जिसकी वजह से 13.25% पर यहाँ इन्वेस्टमेंट 3.7 बिलियन डॉलर्स की आई थी। तो ये असल में ये वो हॉट मनी का तो ये डेफिनेशन ही आपको पता ये है कि इट विल फ्लो वेयर द मोस्ट अट्रैक्टिव टर्म्स आर अवेलेबल। जो ही आपका इंटरेस्ट रेट नीचे जाने लगा है, कोरोना के इफेक्ट्स हुए हैं और सारा इकोनॉमी का मसला हुआ है, तो मनी फ्लू लाइक एनीथिंग। तो उसमें भी मैं समझता हूं कि एक फैक्टर ये था, और इनको चाहिए था कि ये हॉट मनी की बजाय ये शुरू में ये जो कैपिटल मार्केट है, बॉन्ड कैपिटल मार्केट इंटरनेशनल, उसको ये टैप करते। उसमें मैक्सिमम आपको देना भी पड़ता, 7-8% देना पड़ता। आपके 3 महीने ना होते, 5 साल का होता, 7 साल का होता, 10 साल का बॉन्ड होता। ये इनकी मैनेजमेंट मुझे कुछ समझ नहीं आई कि क्या थी। हमने IMF के पास नहीं जाना, खुदकुशी कर लेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक चीज अभी तक साबित नहीं हुई कि इन्होंने जो कोई हो वो कर सके हो, या इन्होंने इवन कामयाब उसकी अटेम्प्ट की हो। तो बिल्कुल ये दोनों इश्यूज है राणा साहब। मैं तो, लेकिन मैं जैसे कहा कि चले
ये जो एक ही छोटी सी जो पॉजिटिव चीज आई कोरोना से कि सारी दुनिया चूंकि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट में चली गई और सारी दुनिया ने वो किया, तो इन्होंने मजबूर होकर वो भी हाफ हार्टेडली, आपको पता नहीं कितनी स्ट्रेंथ में किया, एक दफा में भी हो सकता था, इवेंचुअली 8% पे आए हैं। तो ये हमने 1800 अरब, राना साहब 3300 अरब पे हम चले गए थे डेट सर्विसिंग, आपको नंबर याद होगा 1500 से, तो 1700-1800 अरब इज ह्यूज अमाउंट। एक तरफ आप टैक्सेस की जो कलेक्शन में इजाफा करना है, कोई 700-800-900 वो नहीं किया। राना साहब एक चीज और मैं अर्ज करूं, आप ये मुझे बताएं कि आपको याद होगा टैक्सेस हम कितने लगाते थे? हमारे मैक्सिमम टैक्सेस 5 सालों में किसी एक साल में 200-225 अरब से ज्यादा नहीं हुए एक्चुअल टैक्सेस, नए टैक्सेस। इन्होंने 740 अरब के टैक्सेस लगाए। उसके बावजूद ये मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल के जो है मैच नहीं कर सके, उससे भी चंद बिलियन कम इन्होंने किया। तो ये क्या है? ये टोटल फेलियर है। ये तो इन्होंने बिल्कुल सिस्टम को बैठा दिया है। तो इसके लिए मैं अर्ज करूं कि आपका हॉट मनी का बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। इसकी प्रॉपर थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए मेरे नजदीक। और मैंने सुना है जो मीडिया के रिपोर्टर आपके साथियों से कि शायद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इस पर बात हुई है पिछली मीटिंग में कि जी ये इसको स्टेट बैंक की अथॉरिटीज को बुलाया जाए और इस पे बात उनसे की जाए। जी, तो डॉक्टर साहब मेरा आपसे ये सवाल है कि ये आगे की तरफ अगर देखें, अभी बजट भी आ रहा है और सबसे बड़ी 2 क्राइसिस जो हैं, एक तो ये कि जो हमारे अंदरूनी मुल्क सरमायाकारी जो है वो नहीं हो रही, क्योंकि वो होगी तो नौकरियां मिलेंगी, शरह तरक्की ऊपर जाएगी। और दूसरा जो अहम मसला है वो ये है कि हुकूमत के पास वो फिस्कल स्पेस भी नहीं है कि वो गरीबों की इमदाद कर सके, एहसास प्रोग्राम को मजीद करे। तो आप ये बताइए कि अगर आप आज अगर वजीर खजाना होते तो आप क्या ऐसी पॉलिसीज का ऐलान करते हैं या मुरतब करते हैं जिससे कि ये दोनों मसाइल हल होते हैं कि सरमायाकारी भी बढ़े मुल्क में और ये फिस्कल स्पेस भी बढ़े? देखिए रजा साहब, ये जो फिस्कल स्पेस जो बढ़ेगी तो वो तो मैं पहले अर्ज किया ना कि आप अपने वसाइल को बढ़ाएंगे तो फिस्कल स्पेस बढ़ेगी ना जी। आप देखिए, आप बेसिकली ट्विन डेफिसिट कंट्री हैं, आज से नहीं है, सदियों अपना दहाइयों से हैं। लेकिन आपने ये 2 साल जाया कर दिए कि आप अपना रेवेन्यू बढ़ा नहीं सके और आपने अपने अखराजात पे काबू नहीं कर सके। अखराजात में अभी एक आइटम आपको बताइए, उसमें 1800 रुपये इजाफा हो गया। उसी का नतीजा है कि हम अनप्रेसिडेंटेड 9% यानी बजट फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी पे चले गए। तो ये जो आप फरमा रहे हैं कि जी जब आप बेसिकली बात कर रहे हैं सेविंग्स टू जीडीपी के रेशो ना जी, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी के रेशो, 3-4 जो इंपॉर्टेंट है ना, सेविंग की उससे लिंक है इन्वेस्टमेंट के साथ। एक तो ओवरऑल जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस है, उस पर कोई भी इन्वेस्टर डोमेस्टिक या बाहर वो कोई कंफर्टेबल नहीं। जब अगर कंफर्टेबल लोग लोकल नहीं है तो फॉरेन इन्वेस्टर कैसे कंफर्टेबल होगा? जो लोकल क्यों नहीं है कि वो वेट कर रहे हैं कि यार तबाही हर दिन पिछले दिन से ज्यादा तबाही नजर आ रही। हम अपना पीपल जो है ना वेट एंड सी कि जब ये जनरल फार्मूला दुनिया का भी कि जब ये क्राइसिस होते हैं, जब माशी मुश्किलात होती हैं, तो उस वक्त लोग दे वांट टू स्टे इन कैश। ये तो बड़ा गोल्डन फार्मूला है कि आप उस वक्त इन्वेस्टमेंट ना करें। वो अभी तो आपके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं लोग कर रहे, जो इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं, जिनको प्लान भी होगा, वो उन्होंने ऑन होल्ड पे रखा हुआ है। तो बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं कि अगर वो नहीं होगा तो फिस्कल स्पेस नहीं होगी। लेकिन फिस्कल स्पेस कभी आप देखते हैं कि ये ब्लेम किया जाता है एनएफसी को, कभी ब्लेम किया जाता है 18वीं तरमीम को। लेकिन एनएफसी भी यही था जो हमारे जमाने में लागू था। 18वीं तरमीम भी पे अमल हो चुका था, वो आइन का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन हमने जो आपको जो डिलीवरी दी रजा साहब, वन ऑफ दी स्मार्ट ग्रोथ 5.8 चले 5.5 कहते थे हुकूमत का फिगर, आप जो है लोएस्ट इंटरेस्ट रेट, लोएस्ट इन्फ्लेशन, और हमसे पहले 2008-13 में एवरेज इन्फ्लेशन 12% पर एनम थी। हम उसको बाय प्लान, ये कोई हवा में नहीं चीजें हुई, वी वर वर्किंग फॉर दैट फॉर द फर्स्ट 3 years। तो वी रीच्ड एट, जब हमने छोड़ा तो 4% पे इन्फ्लेशन थी। एवरेज भी 5 साल की हमारी जो है वो 4.6-7% है, यानी लेस देन 5, विच इज वेरी, दैट इज एक्चुअली फाइन। ये नहीं कि बिल्कुल इन्फ्लेशन ना हो और बिल्कुल ही जीरो हो, तो वो भी दैट डजंट हेल्प योर इकोनॉमी। तो आइडियल लो सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन जो है 4.5 पे हमारी एवरेज थी 5 साल के लिए, हमने छोड़ा 4 पे।
हमारी फूड इन्फ्लेशन 1% पे थी। ये सारे ऑफिशियल नंबर कोट कर रहा हूँ, जाती नंबर नहीं ले रहा। और हमने देखा कि चंद महीने पीछे हमने देखा कि फूड इन्फ्लेशन इस मुल्क में देहातों में 24% पे चली गई, शहरों में 20% पे चली गई, 19.8। भाई ये कहाँ, और यही वजह है कि आप चीखो पुकार देख रहे हैं। फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है, जो स्टेट की रेट है, जो आप वॉच करते हैं, मैंने तो एक नेशनल मॉनिटरिंग प्राइसिंग मॉनिटरिंग कमेटी थी, नोटिफाई करवाई हुई थी, सूबे थे, फेडरल गवर्नमेंट थी, सूबे की फूड डिपार्टमेंट थी, फेडरल गवर्नमेंट की फूड सिक्योरिटी वाले थे, अपना उसमें जो है आपकी रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज थी, रेलेवेंट डिवीजन थी, पीबीएस था। हम क्या करते थे, वी वुड स्क्रूटनाइज वेरी थॉरली हर महीने करीब प्राइसेस किधर जा रही है, और खासकर एसेंशियल कमोडिटीज, यहाँ तो पूछने वाली नहीं। जो 15 आपकी मेन एक बास्केट है, आटा, चीनी, चावल, घी, अपना शक्कर, और उसके साथ ये बिजली, गैस, इस तरह, वो आप अगर वो देखें तो हमने ना सिर्फ उसको एवरेज ओवरऑल कहीं में ज्यादा होगा कहीं कम, उन 15 आइटम्स की एवरेज हमारे जो है 5 साल में, तो हमने तो एवरेज जो है 4% से ज्यादा नेगेटिव में छोड़ी, और इन्होंने अपने 21 महीने में 46% पे इजाफा कर दी। तो ये सस्टेनेबल नहीं है। ऐसे लोग चीखो पुकार नहीं कर रहे। हम श्योर के हम सबके साथी, दोस्त, भाई मुआशरे में हैं। आप आज किसी से पूछें, हर बंदा रो रहा है। इवन अपर मिडिल क्लास वाला बेचारा अपसेट है, वो अपना बजट जो है वो बैलेंस नहीं कर पा रहा। तो ये रजा साहब, जो आपका सवाल था कि वो फिस्कल यानी इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी बढ़ेगी और मुल्क में सरमाया का, अब तो हुकूमत भी नहीं कर रही, उसको तो छोड़े। जो हमने डबल किया था पीएसडीपी, और हमने एडीपी जो है सूबों के डबल करवाए, क्योंकि हम उनको करीबन 1100 अरब से हम उनको 2100 अरब पे ले गए उनका हिस्सा डिविजिबल पूल से 5 साल में। तो वो आपका जो टोटल 550-600 का पीएसडीपी प्लस एडीपी, वो जो था वो डबल हो गया 5 साल में। तो इसी वजह से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की मिली मुल्क में, इसी वजह से आपके बिजली के कारखाने लगे, इसी वजह से आपकी मोटरवे बनी, इसी वजह से आपके 25 हाईवेज बने, इसी वजह से लाहौर, कराची और कोयटा, ग्वादर, ये सारी चीजें जो है ये सारे कंट्रीब्यूटर हैं आपकी इकोनॉमी और आपकी जीडीपी ग्रोथ में। आपके लोगों की 6% लोग गुर्बत की लकीर से बाहर निकले। मैं तो नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक कह रहा है। तो क्यों निकले? बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। तो आज हम वापस मिलियंस, मल्टी मिलियंस हमने वापस धकेल दिए गुर्बत की लकीर से। आज हमने मिलियंस को दोबारा बेरोजगार कर दिया। तो बिल्कुल आप जो फरमा रहे हैं कि ये सीरियस रीविजिट की जरूरत है। टोटल एक आध इंडिकेटर का प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज अ टोटल कोलैप्स हर लिहाज से मेरे नजदीक, फिस्कल, मॉनेटरी, और उसके अलावा जो इस वक्त हमारी शायद डिस्कशन का डोमेन नहीं है, ये मेरे नजदीक फॉरेन पॉलिसी का डिजास्टर हो चुका है, हेल्थ पॉलिसी का डिजास्टर हो चुका है। कोरोना देखे तमाशा लगाया वो हमने, लॉकडाउन करेंगे, लॉकडाउन नहीं करेंगे, ये फ्लू है, 2 गोलियां ले लें कुछ नहीं होगा, अब कह रहे हैं अपना ख्याल करें, स्टे होम। हम क्या तमाशा लगाया हुआ है? इसी तरह यह जैसे आईएमएफ जाएंगे, आईएमएफ नहीं जाएंगे, खुदकशी कर लेंगे, दोस्तों से ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वापस आकर चलेंगे। तो ये सारी जो है ना जी, दीज इनकंसिस्टेंसीज, ये इन्होंने मुल्क के लिए अच्छा काम नहीं किया इस वक्त तक हमारे इन पॉलिसीज में। हमें इनको सबको रिविजिट करना होगा हंगामी बुनियाद पे। इसलिए मैं हंगामी बुनियाद कह रहा हूँ, हमारा वक्त नहीं है। It is already, we have reached to a very disastrous point. It has to be reversed. If we don't reverse it, I think we have very, very serious dooms scenario ahead. बिल्कुल। इजाजत दे। जी शहबाज, जी शहबाज। डॉक्टर साहब, अगर आईएमएफ अपनी जो उसकी की कंडीशंस हैं, 2 प्राइमरी डेफिसिट 0.4% से रिलैक्स नहीं करता, और आपका एफबीआर का टारगेट 5.1 ट्रिलियन ही रहता है, और बाकी भी इसी तरह की जो उनकी टाइट कंडीशंस हैं, और जो हमारा ग्राउंड रियलिटीज है पोस्ट कोरोना वो आपके सामने है, तो क्या पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए आईएमएफ के प्रोग्राम में रहने की, या फिर हमें 1-2 साल के लिए आईएमएफ के प्रोग्राम से निकल जाना चाहिए और अपना होम ग्रोन को प्लान बनाना चाहिए? देखिए, डिक्टेशन लेके तो राणा साहब मैं प्रोग्राम चलाने का कभी आदी नहीं हूँ। कम से कम मैंने 98-99 में भी जब सैंक्शन के बाद मुझे फाइनेंस दिया गया, प्रोग्राम तो सस्पेंड हो चुका था, वर्चुअली खत्म हो चुका था, आपको याद होगा, दिसंबर 90 री एंगेज किया। मुझे भी डिक्टेशन मिलती थी, मैंने उसको नहीं किया, मैंने अपनी टर्म से उस वक्त भी प्रोग्राम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको याद होगा, आप अपने डाटा सारा निकाल लें कि बाय जून 1999 वी वर आउट ऑफ द वुड्स, एंड ना पाकिस्तान में किसी चीज की शॉर्टेज की कमी हुई, कहीं लाइनें लगी, कोई किसी को हमारा मसला नहीं हुआ। वी वर एट दैट टाइम $1.2 बिलियन रिजर्व थे हमारे, और वो हमारा उस वक्त 8 बिलियन की इम्पोर्ट्स थी ना। वी रीच बाय जून टू दैट पॉइंट। और इसी तरह इसमें भी शुक्र है कि मैंने
हमने 4 जुलाई को जो प्रोग्राम राणा साहब इनिशियल किया 2017 में, जब हमारी गवर्नमेंट आई 5 जून 2013 को मियां साहब ने हलफ लिया, 7 जून को कैबिनेट ने मुझ समेत लिया, 12 जून को हमने बजट दिया, फिर हमने 4 जुलाई को इनिशियल कर लिया ना। ये तरीका होता है ना, जो है आप पूरी भर्ती करके आते हैं। इनको तो पता था भी इलेक्शन चोरी होना है, इनको तो पता था कि 50 इलेक्टेबल्स भी एमएलएन के इनको दे दिए गए हैं, इनको तो पता था 50 इलेक्शन के दूसरे इलेक्टेबल्स भी दे दिए गए हैं, तो इनको तो तैयारी होनी चाहिए पूरी। ये जो अपनी इन्होंने कमिटमेंट की थी, हम 10,000 कर्जा कम करेंगे, 24,000 में से हम 8,000 अरब टैक्स लेके जाएंगे एक साल में, हम इस मुल्क में तरक्की का जाल बिछा देंगे, हम इस मुल्क में पाकिस्तान स्टील और ये रिफॉर्म कर देंगे, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो बात ये है कि आप जो फरमा रहे हैं वो बिल्कुल मैं उस पर आपसे वर्चुअली एग्री करता हूं कि IMF की डिक्टेशन जो है अगर मुल्क की मुफाद में नहीं है तो उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है। मैं आपको शायद पहली दफा मैंने एक आध दफा पहले जिक्र किया, मैं आपको एक शायद आपके नॉलेज में है कि नहीं, राणा साहब पाकिस्तान की तारीख में तो आपको पता है कि हमारा पहला प्रोग्राम था पाकिस्तान की तारीख में IMF का प्रोग्राम मुकम्मल हुआ। उससे पहले इवन जनरल मुशर्रफ शौकत अजीज साहब मुकम्मल नहीं कर सके, याद है ना आपको? वो भी तंग आके ऐसी कंडीशन से, तो 9वें 10वें पे उनको चूंकि 9/11 की वजह से इन्फ्लोज बहुत आ रही थी, कोलिशन सपोर्ट फंड भी आ रहा था, तो दे वर कंफर्टेबल। एक तो हम उसकी रीशेड्यूलिंग करके चले गए, आपको याद होगा जनवरी 99 में हमने पेरिस क्लब किया और मई 99 में हमने कमर्शियल सारे लोन्स को रीशेड्यूल करवा लिया, तो वर्चुअली दे हैड फ्री फीड, 2 साल तो कोई देना लेना नहीं था। तो ये जो है, जब हमारा प्रोग्राम था राणा साहब और रजा साहब और मुर्जा साहब, तो हमने वो माजी को सामने रख के 2 चीजें हमने नहीं एग्री की, जैसे मैंने अर्ज किया डिवैल्यूएशन हमने नहीं एग्री की, और हमने कहा ये हमारा इंटरनल मसला है, नथिंग टू विद समहाउ। मैं इनके जो लीडरशिप को जो ये अदारे हैं उनके मुंह पे कहता था, आई वुड नॉट नेम देम, इन प्रेजेंस ऑफ आवर टीम एंड प्राइम मिनिस्टर, कि आपने कई मुल्कों की इकोनॉमीज को तबाह किया है। You have ruined many countries of the world by your flawed policies. इनकी पॉलिसी जो है ना, ये किताबी पॉलिसीज पाकिस्तान में नहीं चलेंगी, कई मुल्कों में नहीं चलेंगी, तो इन्होंने ग्रीस जैसे मुल्कों को और कई मुल्कों को तबाह किया है। तो बात ये है कि हमें अपनी ग्राउंड रियलिटी के साथ हमने अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाना है। तो मैं नहीं समझता, और मुझे एक दफा मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, इट वाज 9वां था, रिव्यू मुकम्मल हो गया दुबई में और एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर। अगले दिन मैं, उसके बाद एक मिनी मीटिंग होती है, आपको पता ही है हाउस सिस्टम वर्क्स, तो उसमें वो हेड होता है IMF के कंट्री है जो पाकिस्तान में रैप है, वो होगा एक, उसका वाशिंगटन से 3 वो होंगे, 3 हम होंगे, मैं फाइनेंस मिनिस्टर और अपना गवर्नर स्टेट बैंक। तो हम बैठे, हम कहिए एवरीथिंग फाइन, मैं पहले मिनिस्ट्री सारी भुगत चुकी थी, कुछ चली गई थी, यूनुस झागा साहब, बॉर्डर एंड पार, दूसरे सब लोग। तो मुझे कहते जी आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। मैंने कहा क्या क्या बताएं, मैंने समझा कोई चीज रह गई है, को हमने कोई चीज पूरी नहीं की। तो उन्होंने कहा जी कि आपको 6 से 8 रुपए डिवैल्यू कर। मैं खड़ा हो गया जी, मैंने पूछा, मैंने कहा व्हाट डिड यू से? मैंने कहा लिसन, वी हैव ए प्रोग्राम एंड वी हैव एन एग्रीमेंट, यू टेल मी वेयर आई हैव वायलेटेड एनीवेयर, या मुझे को जो आपको दे देते हैं छोटा मोटा वेरिएशन की, तो आपको पता है आपको एग्जम्पशन मिल जाती है। तो मैंने समझा को हमने को no, everything is fine, and as you said, but we feel that your exports will increase and this and that. मैंने आगे हाथ किया, मैंने कहा let's shake hand। रात का वक्त होटल में थी, मेरे साथी अल्लाह उनको जिंदगी दे दोनों मौजूद हैं। मैंने कहा we'll tomorrow announce the departure from IMF program। मैं कहा no, I will not take dictation। राणा साहब ये आप दोनों को जानते हैं, अशरफ बत्रा को और डॉक्टर वकार साहब को पूछ लें। तो I just walked out। हमारी टीम को परेशानी, फोन पे फोन मुझे आ रहे हैं, अपना तारक बाजवा साहब के, राणा साहब के, डॉक्टर साहब ये क्या हो गया? मगर यार कुछ नहीं हुआ, वी विल टेक दिस कंट्री, हैड नो प्रॉब्लम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात है जी अपना नवे की रफी जनवरी फरवरी 2016। तो फिर मुझे उनको दे केम टू टर्म्स। तो हम अगर लेटेंगे और हम बातें उनकी जो कहेंगे वो करते जाएंगे, जो हमने कर दी है ऑलरेडी, तबाही करवा दी है। क्या प्रोग्राम है? इस प्रोग्राम का वैल्यू क्या है राणा साहब? $6 बिलियन जो हमारा था, और 6 बिलियन का जी 1.4 इमरजेंसी का आ गया, 7.4 हो गया। वो इसका हिस्सा नहीं है। अगर हम प्रोग्राम में ना भी होते तो आप वो कोरोना की वजह से है, सारी दुनिया की इकोनॉमी को मिला, उसको ना गिना राणा साहब। तो हमारा भी 6 का था,
हमने तो 6 में से 4.6 वापस भी करने थे पुराने पीपल्स पार्टी के जमाने के प्रोग्राम के, जो 11 बिलियन का था और 7.5 बिलियन पे वॉक अवे कर गए। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमें अपने मुल्क के इंटरेस्ट को देखना चाहिए, हमें उनको कन्विंस करना चाहिए, उनसे डील करना चाहिए। वी शुड बी टफ नेगोशिएटर। लेकिन ये नहीं कि हम लेट जाए हर चीज के ऊपर। तो हमने इस प्रोग्राम को लेने के लिए हमने वर्चुअली 115 से 165-50 रुपए की डिवैल्यूएशन की है इस मुल्क में। और आप कहते हैं कि 100 बिलियन कर्ज है ऑन एवरेज टोटल, तो ये 5,000 बिलियन तो ये हो गया। 5,000 बिलियन को आप 165 से तकसीम करते हो, ये $30 बिलियन की, तो ये नुकसान है पाकिस्तान का 6 बिलियन। मेरा ये आर्गुमेंट होता था उनसे 98-99 में भी, मैं यू डोंट टेल अस, यू आर गिविंग अस पीनट्स, यू वांट अस टू टेक अ ब्लीडिंग हिट, आई विल नॉट टेक इट। सो मैंने ये चीजें उनसे नहीं की। अब इनको भी थोड़ा सा हौसला करना चाहिए जी। दे शुड ऑलरेडी है। ये तो कहते थे हमने जाना ही नहीं है, हम खुदकशी कर लेंगे। तो इनको तो बिल्कुल ही, हम तो फिर हमने कभी नहीं कहा था हमने नहीं जाना, और हम गए क्योंकि हमें पता था कि यार स्टेट बैंक में $6 बिलियन पड़े, 4.6 IMF को वापस करने हैं, और सारे इंटरनेशनल अदारे बंद करते हुए पाकिस्तान के साथ बिजनेस। आपको याद होगा, एंड वी वर डिक्लेयर्ड जनवरी 2013 वी वर डिक्लेयर्ड मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री। तो हमने तो वहां से शुरू किया, कोई शोर नहीं मचाया, कोई पीपल्स पार्टी को ब्लेम नहीं किया, और अल्लाह के फजल से आहिस्ता आहिस्ता 3 साल में हम वी वर देयर कि हमें G20 प्राइस वाटर हाउस ने कह दिया G20 में इंशाल्लाह शामिल होंगे 2030 तक। अभी 2 साल की परफॉर्मेंस के बेस पे हमें ये अब बुरी खबर मिल चुकी है कि जी हम अब 54th इकोनॉमी होंगे दुनिया की 2034 में। तो बात ये जी कि बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इनको रान साहब आप जो कह रहे हैं, इनको सीरियस इसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए, सोचना चाहिए, और उनको अगर वो नहीं, इफ दे डोंट कम टू टर्म, दे शुड टेक देयर अल्टरनेट रूट। अभी इन्होंने बल्कि टाइम जाया कर दिया। ये शुरू में जाते तो ये टैप कर सकते थे इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट, आसानी से कर सकते थे, क्योंकि अभी उतनी ना ब्लीडिंग हुई थी, ना इनकी इतनी मिस गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस एंड इतनी मुआशी तबाही नहीं हुई थी। आज तो जाएंगे तो पता नहीं क्या आसमान का आपसे वो तवक्को करेंगे, और आपका पता नहीं बॉन्ड होगा भी कि नहीं सब्सक्राइब। आपको याद है 2008-13 में हमारे दोस्त शेख हफीज शेख साहब गए थे, रोड शोज करके न्यूयॉर्क पहुंचे थे, 500 मिलियन का बॉन्ड इशू कर रहे थे। He was told कि bond will not be subscribed and he came back। जी वापस आ गए थे ना, पूरा काम करके नहीं हो सकता था। तो GDCL हम था जी, वो GDCL का एक्सचेंजेबल बॉन्ड था जी। लेकिन देखे ना, आपके हालात ऐसे थे ना, आपके हालात ऐसे थे कि nobody was willing। अगर ये आते ही करते तो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स फिर भी 18 में बेहतर थे। अगर ये अक्लमंद होते और इन्होंने IMF के पास नहीं जाना था, इनको चाहिए था कि सॉरी सेकेंडरी कैपिटल मार्केट इंटरनेशनल टैप करते, ना इनको हॉट मनी की जरूरत होती, इनको 5, 7, 10 साल के ये बॉन्ड लेते और ये अल्टरनेट अपना अरेंजमेंट कर लेते। अब 6 बिलियन के लिए हमने मुल्क को होस्टेज बना दिया, हमने 5,000 अरब अपने ऊपर लोड डालिए, चले 120 में सब कहते हैं ना। आपको याद होगा कुछ हमारे दोस्त आपके मेरे वो आगे टीवी में उस जमाने में कहते हैं जी 120 होना चाहिए, 127, तो असद उमर साहब का अपना बयान है ना, तो चले उधर ले जाते यार, 167 पे तो ना लेके जाते। तो बात यह है जी कि ये मैं अभी भी कहूंगा कि इनको अपने ऑनरेबल तरीके के साथ उनको समझाना चाहिए और उनको ये कन्विंस करना चाहिए कि आप जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं हो सकती। आप हमको देखें, हम बैकर्स नहीं है, वी आर मेंबर ऑफ दैट कंट्री, वी शुड बिहेव लाइक ए मेंबर ऑफ IMF। को हमारे सर पे एहसान नहीं है IMF का प्रोग्राम देना। व्हाट इज द फन टू बी मेंबर ऑफ दिस कंट्री। मुझे याद है कि 1999 में जब हमारा राणा साहब उस वक्त सादक साहब होते थे, बांग्लादेशी, पता नहीं आप तो बहुत छोटे होंगे उस वक्त, तो हमारा जब प्रोग्राम था, तो आपको पता है कि जब प्रोग्राम होता है तो नेक्स्ट प्रोजेक्शन बनती है, एक्सटर्नल प्रोजेक्शन। आपने क्या देना है, आपके क्या आपको एक्सपेक्टेड इनफ्लोज और व्हाट इज द शॉर्टफॉल। वी हैड $400 मिलियन की शॉर्टफॉल, और हमारी डेटोनेशन की वजह से, इनकी पाबंदियों की वजह से ब्लीडिंग हो चुकी थी। हमने तो नहीं लेते उस वक्त, हमने वो IMF को चैलेंज किया कि हमें प्रोग्राम के अलावा ये आप दोगे, बहुत रेजिस्टेंस आई। कहीं मोस्ट पावरफुल अदारे से, वहां से IMF वर्ल्ड बैंक जो जहां से उनकी रस्सियां खींची हैं, उनको खत आ चुका था कि ये आ रहे हैं प्रोग्राम रिवाइवल के लिए, इनको प्रोग्राम रिवाइव करें, बट देयर लेंडिंग शुड नॉट बी ऑगमेंटेड। मैं आपको वर्ड कोट कर रहा हूं उस खत के, जो सीक्रेट क्लासिफाइड था बिटवीन टू इंस्टीट्यूशंस, कि they must pay price for their decision to detonate। मैंने उन हालात में IMF के साथ डील किया हुआ है। एंड कंटिंजेंसी कंपनसेटरी फाइनेंस फैसिलिटी होता था, राणा साहब एक चैप्टर, अभी तो पहले डिलीट कर दिया इन्होंने,
मैंने उसके तहत साबित किया था कि हमारी जितनी ब्लीडिंग होती है आप ये देंगे। पहले उन्होंने बहुत रेजिस्ट किया, नहीं नहीं नहीं, उनको खत मिला हुआ था ना, उनको डायरेक्शन दी कि इनको और नहीं देना, प्रोग्राम रिवाइव करो, एंड उसमें लिखा था लेट देम पे द प्राइस टू डेटोनेट, और ये उनको था कि अपनी कीमत अदा करें अपने फैसले की, अपने पाकिस्तान को एटमी बनाने की, कुव्वत बनाने की। तो ये भी कुछ हिम्मत करें जी, हमने भी बड़ी बड़ी जंगें लड़ी हुई हैं, हमने तो कभी वो जंगें बाहर भी नहीं निकलने दी जो हमने जंगें लड़ी इन अदारों के साथ। और वही अदारा है राणा साहब एंड रजा साहब और मुर्तज़ा साहब, मुझे कोई टेन्योर दिखा दें 5 साल का जिसमें 2 दफा एडीबी का प्रेसिडेंट पाकिस्तान विजिट करे, 1 दफा वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट विजिट करे, 1 दफा उसकी जो है एमडी विजिट करे जो आजकल इंडोनेशिया में फाइनेंस मिनिस्टर है, और फिर जो नई उसकी रिप्लेसमेंट है वो विजिट करे। मुझे कोई दिखा दे रीजन, क्योंकि हमारी दोस्तियां जाती तो नहीं थी ना, इट वाज पाकिस्तान परफॉर्मेंस जिसको वो अप्रिशिएट कर रहे थे। और सारी आपके रिकॉर्ड में है कि पाकिस्तान के बारे में क्या ये बातें करते थे, जो हमारी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे साथ वो करते थे सरीना में या जिस जगह, तो आपके साथ वो सारी चीजें हैं। तो हमें जरा थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए जी दोस्तों, हमें एज ए कंट्री ये इस तरह इनके आगे मजीद लेटने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, अभी जो बात हो रही है, जो इस हुकूमत के काफ़ी लोगों से भी जब हम बात करते हैं तो वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि हम बुरी मुआशी सूरत हाल में हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि इकानमी ये मिलन के आखिरी साल में ही स्लो डाउन होना शुरू हो गई थी। हमारी इकानमी के जो फंडामेंटल्स थे वो ठीक नहीं थे, हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो गिर रही थी, हमारी एग्रीकल्चर जो है वो नेगेटिव डायरेक्शंस में चलना शुरू हो गई थी। तो हमारा जो पावर सेक्टर है उसके अंदर जो मिसमैनेजमेंट थी या जो भी इश्यूज थे उसकी वजह से जो सर्कुलर डेट है वो कॉन्स्टेंटली बिल्ड हो रहा था, बावजूद इस बात के कि जब आपकी हुकूमत आई। ये फिर आपको तो मुझे मुर्तज़ा साहब, आप तो फिर मुझे इतनी, आप तो पूरा माशाल्लाह चार्जशीट दे रहे हैं, तो एक एक करके चार्जशीट करते जाए, जवाब भी देता जाए। जी बिल्कुल, आखिरी सिर्फ जो बात है जी। वो ये कि आपने यकीनन जो डॉलर और पाकिस्तानी रुपए की जो वैल्यू थी उसको आपने मेंटेन किया 100 रुपए के करीब, लेकिन उसकी जो कीमत है वो आपने बहुत भारी अदा की। आपने जो फॉरेन रिजर्व थे उनको मार्केट में फेंक के उनको डिप्लीट कर दिया। तो आपने ऐसी सूरत हाल पैदा की जिसका नेचुरल प्रोग्रेशन जो है वो खाई है जिसमें कि ये हुकूमत गिरी हुई। नहीं, ये टोटल एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जी इनकी, और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। और लेट्स नाउ वॉक थ्रू कि जी हमारी हुकूमत आई तो हम किधर खड़े थे और जब हम गए तो कहाँ खड़े थे। एक तो ये आपका कंपैरिजन है किसी भी हुकूमत का कि जब आई किधर थी और जब छोड़ा किधर था, और बाकी चीजें हम सारी एक एक करके डील कर लेते हैं। तो ये तो एक यानी एस्टैब्लिश फैक्ट है। ठीक है, 2017 तक वी वर आई वुड से फार बेटर। लास्ट ईयर में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें थी, वो मैं समझता हूँ कि मुल्की इंटरेस्ट में शायद वो मुनासिब नहीं होगा कि मैं उसको रिवील करूं या डिस्कस करूं। मुल्क के अंदर बैठ के इन कैमरा कभी बात हो सकती है, नॉट यू नो ऑन कैमरा। तो हमारी जो इकोनॉमी थी उसमें ये कहना कि जी ये आर्टिफिशियल थी, ये वो थी, कोई इकोनॉमी 1 महीना आर्टिफिशियल हो सकती है, 1 हफ्ता या 1 महीना या 2 महीने, ये 4 साल आर्टिफिशियल नहीं हो सकते, नंबर 1। नंबर 2, साथियों ने जो इस वक्त हुकूमत में है कोई कसर नहीं छोड़ी कि मुल्क को उस वक्त भी इकोनॉमिकली तबाह करने के लिए पहला धरना नंबर 1, और पूरा उस धरने की वजह 4 हल्के और 35 पंक्चर। और मैंने वो नेगोशिएट करके धरना उठवाया 126 दिन के बाद, ऑन दी कंडीशन कि हम एक जुडिशियल कमीशन चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरवाई में बनाएंगे। कानून दिया इंक्वायरी कमीशन पाकिस्तान एक्ट भी उस वक्त आपको याद होगा, और उसके तहत वो कमीशन बना और इवेंचुअली रिपोर्ट आई कि नॉर्मल छोटी मोटी इरेगुलरिटीज थी। ये तो चले इनके अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चीफ जस्टिस, उसमें हमने लिखा खत में कि वी रिक्वेस्ट के स्पेशली वो खुद हेड करें, क्योंकि दे हैड यू नो मोस्ट कंफर्ट इन उस वक्त के जस्टिस नासुर मुल्क साहब के ऊपर। हमने कहा फाइन, जब हमने कुछ हमारा दामन साहब है तो मसला नहीं। उसके बाद आप देखेंगे अभी जहांगीर तरीन साहब रिसेंटली आके जब उनकी लड़ाई हुई और सेपरेशन हो गई, आप देखे शायद यूनिटी होती है कि नहीं,
तो उन्होंने कौन कैमरा आगे कह दिया आपके शादी के प्रोग्राम में कि जी वो इलेक्शन तो बस ऐसे छोटी मोटी रेगुलर चंद हल्कों का मसला था, वो असल में तो इट वाज अ क्रिटिकल थिंग। एंड मैं गया इमरान खान के पास, कहा कि अगर इस तरह होगा तो यू विल नेवर बी प्राइम मिनिस्टर। तो वो एक उन्होंने ये किया, चले उसको भी छोड़ देते हैं। धरना नंबर 2 वो करवाया गया। इसकी जो बैकग्राउंड है वो तो 2011 से शुरू हुआ ना। एक बंदा 1 सीट पार्टी जो है उसको एक इतना बड़ा शो मीनारे पाकिस्तान में करोड़ों रुपए स्टेट के खर्च करके दुनिया में पंप शो लगाया जाता है, बिल्ड तो वहां से शुरू हुआ। 2014 में धरना करवाया, सेकंड धरना करवाया, फिर वो एक मौलवियों का धरना करवाया। तो ये सारी चीजें 1.5 साल सीपैक को डिले करवाया, चाइनीज प्रेसिडेंट नहीं आ सका, चाइनीज एम्बेसडर जाके उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप चंद दिन के धरना सस्पेंड कर दें, वो भी नहीं किया। तो बात ये है कि हम सारी चीजों के बावजूद आपको हमने मुल्क जो है जहां से लिया था वो आप सबसे पहले ये कंपेयर करके किधर छोड़ा एक, और उसमें कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं होती जी, दिस इज ऑल पोलिटिकल। ये उसी तरह की है करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, और IMF ने जाना खुदकशी करी, है सारी उस तरह की बातें हैं। इस पे आप ना करें, अब अपना इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल एक्सपर्ट एनालिसिस करें। आपके पास आप खुद भी माशाल्लाह बड़े दोनों साथी एक्सपर्ट हैं, आपके मेहमान जो है राना साहब वो भी हैं। तो उसके अलावा आपने देखा, आपने तीन चार जो बातें की मैं उसको टच करता हूँ। आपने ये इसकी बात की जो पावर सेक्टर सर्कुलर डेट की, लेट मी फर्स्ट डील विद दैट। जब हम आए तो कितना था सर्कुलर डेट? 503 अरब। जब हम गए तो 1100 अरब फाइन। हम मानते हैं वो क्यों है, क्योंकि आपकी नेपरा जो है वो आपके लाइन लॉसेस इतने ज्यादा हैं वो आपको नहीं देती, और गवर्नमेंट जो है वो एक 50 अपना यूनिट्स तक एक स्पेशल प्राइस देती है। तो अगर आपकी कॉस्ट है लेट से 11 रुपए या 10 रुपए और आप 2 रुपए में दे रहे हैं, तो वो तो आपने सब देनी है ना उसको डिफरेंस, बिकॉज ये सब्सिडाइज कर रहे हैं, वो हम देते थे। लेकिन हमारे 2 एरियाज थे जिसमें के एक तो लाइन लॉसेस जितने हैं एक्चुअल उतना वो कॉस्ट कैलकुलेशन में नेपरा अलाउ नहीं करती, तो दैट इज अ ब्लीडिंग व्हिच इज ऑलवेज देयर। और एक आप AJK को वो उनको आप देते हैं नंबर्स ऑफ यूनिट, उसी तरह जैसे आप चीप देते हैं 2-3 रुपए में वो, और उसका भी जो डिफरेंशियल है जो आपकी कॉस्ट है वो भी एक ब्लीडिंग है। तो हमने इसमें कई चीजों को तो प्लग किया, लेकिन ये 2-3 चीजें रह गई। इसका मतलब है कि ये ब्लीडिंग जारी रहेगी जब तक इसको प्लग नहीं किया जाए, या तो हुकूमत दे उसका भी दे साथ साथ। तो हमने सम टोटल ये है कि हमने 503 अरब से हमने 1100 पे छोड़ा। ये ऑफिशियल फिगर है, मैं नहीं कह रहा। अभी 21 महीने में हम किधर पहुंच गए? वी हैव ballooned that circular debt of power sector to 21 अरब। 5 साल में 500 अरब का इजाफा, और 21 महीने में 1000 अरब का इजाफा। अब मैं इस सिंपल मैथमेटिक्स है, तो किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है वो आप फैसला कर ले तीनों साहबान। दूसरा जो दी एक्सपोर्ट्स की बात जो आपने कही, वो कह रहे हैं एक्सपोर्ट्स गिर रही थी, बाकी इकोनॉमी वाज बिहेविंग वेल। आप सबको पता है कि मैं एक्सपोर्ट को मानता हूं, आप सही कह रहे हैं और ये भी सही है, लेकिन देयर वर सर्टेन इंटरनेशनल फैक्टर्स। हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड अगर आप कैलकुलेट करेंगे वो हमारे फेवर में थी, क्योंकि आपके ऑयल प्राइसेस जो डिक्लाइन हुई, तो अगर आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं जा रही थी कि सारी से इंटर रिलेटेड। ये नहीं हो सकता कि आज आपको कुछ चीजों की कीमतें इंटरनेशनल गिरी हो और बाकी जो है वो स्काई हाई हो। हम पहले तो देखते हैं कहां पकड़ा कहां छोड़ा। 24.8 बिलियन डॉलर पे एक्सपोर्ट्स पकड़ी, 25.2 बिलियन पे एक्सपोर्ट छोड़ी। एक नंबर 2, एक्सपोर्ट्स में अब हमने देखना है कि हमारे पूरी इकोनॉमी का उसका कितना हुजम है। 8%। हमारी 313 बिलियन की रफली थी जीडीपी, हमारी 24 बिलियन के करीब थी एक्सपोर्ट्स, रफली 8%। अब हमने ये एक अगेन हमारे जो इकोनॉमिस्ट साथी सूडो इंटेलेक्चुअल बुकिश थ्योरी में फॉलो करने वाले, उन्होंने पढ़ा हुआ मेरी तरह, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था या सीए इंग्लैंड में कर रहा था, कि अगर आप अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दें तो आपकी एक्सपोर्ट जो है ना वो एकदम आसमान पे चली जाएगी। एक्सक्यूज मी, चाइना वो डू दैट, 3-4% करेगा, उसकी एक्सपोर्टेबल सरप्लस इतना पड़ा है कि उसके डबल डिजिट बिलियंस एक्सपोर्ट एकदम ऑर्डर्स आ जाएंगे। तो हम तो मैन्युफैक्चर टू एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे पास तो एक्सपोर्टेबल सरप्लस किसी चीज का नहीं होता। एक नंबर 2, हमारी एक्सपोर्ट्स में भी इंपोर्ट्स का कंपोनेंट करीबन 60 से 65% है,
जो हम एक्सपोर्ट्स करते हैं उससे पहले इंपोर्टेड चीजें उसमें डालते हैं। नंबर 3, आप बजाय पूरी इकोनॉमी को तबाह करने के, आपको चाहिए ये कि आप उनकी टारगेटेड उनको हेल्प करें, जो हमने की। हमने क्या किया कि जब IMF प्रोग्राम में वो ऐसी चीजें बड़ा मुश्किल होती हैं, सो हम भी नहीं कर सके। सितंबर 2016 जब प्रोग्राम खत्म हो गया, हैंडशेक कर लिया, कभी ना जाने की अब सोच ली पाकिस्तान में वहां जाने की, तो उसके बाद हमने एक्सपोर्टर्स को एंगेज किया और जनवरी के पहले हफ्ते तक हमने सारी कैलकुलेशन साथ बैठ के की कि उनके जो इनपुट्स हैं, एक्सपोर्ट जो भी प्रोडक्ट है, उसमें कितना एलिमेंट है टैक्सेस का जो कि उनको रिफंड होना चाहिए, विच इज ए फेयर थिंग। वो करीबन $10 था। हमने उस बेसिस के ऊपर उनको 180 अरब रुपए का पैकेज 10 जनवरी 2017 को मियां नवाज शरीफ ने अनाउंस किया। सारी एक्सपोर्ट एसोसिएशन थी और उनका मुंह मांगी दिया। उन्होंने बकायदा कैबिनेट रूम में डेस्क पे जाए सारी एक्सपोर्ट एसोसिएशन पर। उनकी कमिटमेंट क्या थी कि जी हमें 4-5 महीने दे दें मार्केट को रिकैप्चर करने में। 1 जुलाई 2017 से वी विल गिव यू 15% आइडियली, बट एटलीस्ट 10%। नहीं होगा तो ये दिस रिफंड विल बी सब, यू नो, एक कंडीशन होगी, नहीं होगा तो हमें आप कोई नहीं रिफंड दें, जो हमने जो इनपुट के रिफंड देने आपने रिबेट जिसे कह रहे हैं, $10 फी। यही वो $10 की बात होती थी, $10 डिवैल्यू कर दें, बजाय आप पूरी इकोनॉमी को उससे तबाही करते। हमने एक टारगेटेड वो काम किया, उसका नतीजा क्या हुआ ये आपको बताना बहुत जरूरी है। 1 जुलाई 2017 2017-18 के साल में हमारी एक्सपोर्ट 12.7% बढ़ी। अगला साल जब नई हुकूमत आई, इन्होंने फिर वो यानी करीबन जो आपके सामने डिवैल्यूएशन करीबन 140 के करीब चले गए पहले साल में, फिर दूसरे साल में, उसके बावजूद 2% कमी हुई एक्सपोर्ट्स में। और अभी जो है इस साल वो 4% की बात हो रही है। अब ये नंबर्स फाइनल नहीं है, तो मैं ये सिर्फ गुजारिश ये कर रहा हूं कि आइडियली जो हमारे टारगेट थे, हम भी चाहते थे कि 10% मिनिमम जो है एक्सपोर्ट्स टू GDP होनी चाहिए, विच मीन $30 मिलियन। लेकिन ट्रेड एनवायरमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वर नॉट कंड्यूसिव, वो हमारे हक में नहीं थे और हमने अपनी पूरी इकोनॉमी को तबाह नहीं होने दिया। इस वजह से ये एक जो एक मिथ है। अभी मुझे बता देना कितनी एक्सपोर्ट बढ़ा ली इन्होंने 50 पे डिवैल्यू करके, कि अपने इन्होंने कितनी एक्सपोर्ट बढ़ा दी है पाकिस्तान की। आपके सामने नंबर्स, पहले साल का भी दूसरा भी, वो बढ़ाते बढ़ाते पूरी इकोनॉमी को लेकर बैठ गए हैं। 5,000 अरब कर्जे बढ़ा लिए हैं हमने, तो सिर्फ 247 बिलियन में 12.7% एक्सपोर्ट बढ़ा ली थी। इनको उस मॉडल को फॉलो करना चाहिए था। लेकिन जो काम PMLA ने किया, हमने जो कितना अच्छा हो उसको तो हमने पहले अंडू करना है, उसको हमने खत्म करना है। तो ये जो एक आर्टिफिशियलिटी की बात होती है, ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल यानी कह लें कि एक ब्लेम है, इफेक्ट नहीं है। कोई दुनिया के इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स बैठ जाएं। और मैं बार बार कहता हूं कि सबसे बड़ा किसी मुल्क में तबाही करवानी है, आपके पास मैं मलेशिया की मिसाल दे सकता हूं, मैं आपको टर्की की मिसाल दे सकता हूं, मैं आपको वेनेजुएला की मिसाल दे सकता हूं। हिस्ट्री में आप उस मुल्क की करेंसी को कर दें, तबाह कर दें, वो मुल्क वैसे ही बैठ जाएगा इकोनॉमिकली। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। शायद इनका एजेंडा यही है, मुझे नहीं समझ आती।